वेरी इंपॉर्टेंट के अर्थ में ब्रेड एंड बटर का प्रयोग करते हैं। वेलकम। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज एबल टू पुट पेन और पेपर ओनली मच लेटर। इसका अर्थ है कि वह मच लेटर अधिक देर के बाद ही लिख सका, यह इसका अर्थ है। ही वॉज एबल टू पुट पेन और पेपर ओनली। टू पुट पेन और पेपर एक इडियम होता है। टू पुट पेन टू पेपर, पेन टू पेपर होता है, टू पुट पेन और पेपर नहीं होता है। तो यहां पर ये एरर है, यहां पर टू का प्रयोग होगा, टू लगेगा। टू पुट पेन टू पेपर, इसका अर्थ होता है टू स्टार्ट राइटिंग समथिंग या टू राइट समथिंग, लिखना शुरू करना या लिखना, यह अर्थ होता है टू पुट पेन टू पेपर का। और ये टू पुट पेन और पेपर ये नहीं होता, ये गलत है। यह आपको समझ, तब इसका अर्थ होगा कि अधिक देर के बाद ही वह कुछ लिख सका। यह अब इसका अर्थ क्लियर हो गया। इसमें एरर है बी में। एक दूसरा इडियम टू पुट समथिंग ऑन पेपर होता है। टू पुट समथिंग ऑन पेपर, टू पुट समथिंग ऑन पेपर मीन्स टू राइट इट डाउन, किसी चीज को लिखना। जैसे पुट द आंसर ऑन द पेपर, पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर, इसका अर्थ हुआ इंफॉर्मेशन को लिखो, राइट इट डाउन, राइट द इंफॉर्मेशन डाउन, यही अर्थ होता है टू पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। पेपर से बनने वाला एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, वो क्या होता है? अब वो होता है पेपर ओवर, पेपर ओवर समथिंग, इसका भी प्रयोग होता है। पेपर ओवर समथिंग, पेपर ओवर समथिंग का अर्थ होता है टू कवर सम पार्ट्स ऑफ द वॉल विथ वॉलपेपर, ये इसका अर्थ होता है। एक इसका और अर्थ होता है टू ट्राई टू हाइड सम प्रॉब्लम्स या टू ट्राई टू हाइड सम डिसएग्रीमेंट, तो यह भी इसका अर्थ होता है। जैसे द प्रिंसिपल इज ट्राइंग टू पेपर ओवर द क्रैक इन द टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ में जो डिसएग्रीमेंट है इसको छुपाने की कोशिश करना, इस अर्थ में पेपर ओवर का प्रयोग होता है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पेपर ओवर द क्रैक्स इन द कैबिनेट, पेपर ओवर द क्रैक्स इसका प्रयोग होता है, यह पूछा भी जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कैबिनेट में जो दरार है, जो आपस में डिसएग्रीमेंट है, गवर्नमेंट सरकार उसको छुपाने का प्रयास कर रही है, यह इसका अर्थ हुआ। जैसे वी कैन नॉट जस्ट पेपर ओवर द प्रॉब्लम्स, वी विल हैव टू सॉल्व देम, तो इस प्रकार से पेपर ओवर का भी प्रयोग करते हैं। पेन से बनने वाला एक और इडियम है, जैसे पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। पेन का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे ही हैज जस्ट पेन्ड अ लेटर, पेन का एक अर्थ दूसरा भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को या किसी एनिमल को कम स्पेस में रखना, बंद करके रखना। जैसे ऑल द फैमिली मेंबर्स वेयर पेन्ड इन अ रूम, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर पेन्ड इन अ हॉल, द एनिमल वाज पेन्ड इन द लिटिल स्पेस। इसका क्या अर्थ हुआ? ऑल द मेंबर्स वेयर पेन्ड इन अ रूम, इसका मतलब घर के सभी मेंबर्स को एक कमरे में बंद कर दिया गया, ठीक है, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर पेन्ड इन ए हॉल, सभी स्टूडेंट्स को हॉल में बंद कर दिया गया, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे बताया कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, मतलब पेन जो है, कलम जो है, वह तलवार से अधिक ताकतवर है, इसका यह अर्थ हुआ। इस अर्थ में भी उसका प्रयोग होता है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये लिखते हैं। जैसे पेन में ये भी लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स वेयर पेन्ड इन ए हॉल, ये इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड है लेटर। अब ये देखो LATER, ये लेटर क्या है? ये एडवर्ब है। ये क्या है? ये एडवर्ब है। ये लेट का कंपैरेटिव डिग्री है। अब एक और ये लेटर LATTER, ये लेटर होता है। इस लेटर का अर्थ क्या होता है? बाद वाला। एक जैसे होता है
फॉर्मर और दूसरा लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर माने बाद वाला। इस अर्थ में भी ये एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक तो आप जानते ही हो LETT या ये लेटर, यह लेटर एक पत्र भी है। इस लेटर जो है अल्फाबेट के भी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये नाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो आपने देखा कि लेटर को किस प्रकार से पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्या है, ये ए है, ये पार्ट अलग करते हैं। यहाँ बी है, ये दूसरा पार्ट है, और यहाँ पर क्या है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या दिया है। तो नो सूनर डिड आई कम आउट of my home to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। मतलब जो ही मैं घर से निकला बाजार जाने के लिए जोरों की वर्षा शुरू हो गई जो मुझे पूर्ण रूप से भिगो दिया। यही इसका अर्थ है। अब देखते हैं पार्ट में, किस पार्ट में क्या। नो सूनर डिड आई कम, नो सूनर डिड ठीक है, V1 ठीक है। नो सूनर से शुरू हुआ है सेंटेंस तो इन्वर्जन होगा, आपको समझना है। इन्वर्जन में डिड पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माय होम टू गो टू मार्केट, इसमें कोई एरर दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, यहाँ व्हेन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या होगा, व्हेन का प्रयोग ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, देन का प्रयोग होगा। ये देन का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब है कि नो सूनर जो है, नो सूनर देन का प्रयोग होता है। और स्कार्सली अगर दोगे, स्कार्सली इसके साथ व्हेन का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, व्हेन का प्रयोग, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। ठीक है, अब इसमें इस पार्ट में बी में एरर है। अब एक चीज इसमें समझने वाली बात है, वो क्या है, वो है रेनिंग हेवीली। आप देखोगे इसके कई सारे एक्सप्रेशंस हैं। रेनिंग हेवीली को हम कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये भी लिख सकते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये लिख सकते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लिख सकते हैं रेनिंग इंसेसेंटली लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से रेनिंग हेवीली को रेनिंग इंसेसेंटली कई तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेनिंग हेवीली, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग इंसेसेंटली। ये आपने इसको समझा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। इसका अर्थ है कि जब तक तुम अपने एल्डर्स के आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक तुम जीवन में सफल नहीं होगे। अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। जब तक तुम अपने एल्डर्स की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तब तक तुम जीवन में सफल नहीं होगे। यही इसका अर्थ है। अब इसको देखते हैं। अनलेस का क्या अर्थ होता है? अनलेस का अर्थ ये होता है इफ नॉट। अनलेस का अर्थ होता है इफ नॉट। तो यहाँ तो नॉट लग ही गया। जो सेंटेंस अनलेस से शुरू होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। तो अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स, ये होना चाहिए था अनलेस यू ओबे योर एल्डर्स। तो अनलेस यू डोंट ओबे नहीं, हाँ ये हो सकता है। इफ यू डोंट ओबे, ये हो सकता है। यहाँ पर अगर लिखा जाए कि इफ, ये अगर रहता इफ यू डोंट ओबे, तब ये ठीक होता। लेकिन यहाँ अनलेस दिया है इसलिए इसमें तो नॉट होता ही है, इफ नॉट, इसलिए यहाँ पर इसमें एरर है। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन कुछ खास नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर आई लर्न्ड अबाउट द मेजर रॉबरी। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन, मतलब मुश्किल से। आप देखो हार्डली से शुरू हुआ सेंटेंस, हार्डली से शुरू होने वाले सेंटेंस, नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंस, स्कैर्सली से शुरू होने वाले सेंटेंस, इन सब के बाद इन्वर्जन का प्रयोग होता है। मतलब आप देखोगे हार्डली हैड का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से नो सूनर देन का प्रयोग होता है, स्कैर्सली व्हेन का प्रयोग होता है, उसी तरह से हार्डली व्हेन का प्रयोग होता है। ये सभी जो है ये तुमको कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। ये सभी कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये आप जब पढ़ोगे कंजंक्शंस के काइंड्स को, तो कंजंक्शंस के मुख्य रूप से 2 काइंड्स होते हैं। एक को बोलते हैं
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में जाओगे तो दो प्रकार के हैं, एक सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर में आते हैं। अब मैंने आप प्ले लिस्ट में जब जाएंगे तो ग्रामर में कंजंक्शंस में मैंने इन सभी चीजों को डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वहां पर जाकर देख लेंगे। तो इस प्रकार से तो यहाँ इसमें एरर किस में होगा, तो हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन वेयर, यहाँ वेयर का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वेन का प्रयोग होगा, तो इसमें एरर है। ठीक है, एरर बी में हुआ। इस सेंटेंस में यहाँ पर लर्न्ड का प्रयोग किया गया, लर्न्ड। आप देखोगे तो लर्न जो है, लर्न इसके भी टू दो बन जाते हैं, एक जो है सो लर्न्ड भी होता है और दूसरा लर्न्ड भी होता है, लर्न। आप देखोगे एडजेक्टिव्स के जब काइंड्स को पढ़ते हैं तो 13 काइंड्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, उसमें से एक होता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स, मतलब V3 जो होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म V3, तो वह एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है, पास्ट पार्टिसिपल वह एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करता है। तो जब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है आप देखोगे तो ये लर्न है, इसके V3 दोनों बनेंगे, लर्न्ड भी और लर्न्ड भी। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो लर्न्ड का ही प्रयोग करेंगे, इस लर्न्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही वॉज ए लर्न्ड मैन, ही वॉज ए लर्न्ड मैन नहीं कह सकते, ये एरर हो जाएगा। ही वॉज ए लर्न्ड मैन, लर्न्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, लर्न्ड का क्या अर्थ होता है, लर्न्ड मीन्स हैविंग एक्वायर्ड मच नॉलेज थ्रू स्टडी, स्टडी के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, उसको लर्न कहते हैं। और ऐसे ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को लर्न्ड मैन भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब लर्न के V3 के रूप में प्रायः यूएस में या कनाडा में आप जाओगे तो वहां पर लर्न्ड का ही प्रयोग होता है। यह लर्न का प्रयोग जो है वह अभी भी ब्रिटेन में चलता है। ठीक है, तो इसमें इस बात को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। इसका अर्थ है नो सूनर डिड द सन राइज, जो ही सूर्योदय हुआ, व्हेन वी रिज्यूम्ड द जर्नी, हम लोगों ने जर्नी यात्रा को फिर से शुरू किया, रिज्यूम टू बिगिन अगेन, उसको फिर से शुरू किया, या टू कंटिन्यू, जो पॉज में था उसको कंटिन्यू किया, रिज्यूम किया, रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। हैस्टी ब्रेकफास्ट, हैस्टी का अर्थ होता है डन विथ एक्सेसिव स्पीड, जोर से तेजी से खाना। हैस्टी ब्रेकफास्ट का अर्थ होगा जो तेजी से जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करना, ये इसका अर्थ हुआ। इसमें देखते हैं कहाँ एरर है। नो सूनर डिड द सनराइज व्हेन, नो सूनर फिर व्हेन का प्रयोग हुआ है माय डियर, यहाँ पर देन का प्रयोग होगा, देन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग ए हैस्टी ब्रेकफास्ट, और सब ठीक है। इसमें एरर किस में हो गया, ये बी में एरर है। अब देखोगे कि नो सूनर यहाँ भी आया है, नो सूनर यहाँ भी है। ये नो सूनर वाले जो क्वेश्चंस हैं, नो सूनर से शुरू होने वाले सेंटेंसेज, हार्डली हेड से शुरू होने वाले सेंटेंसेज, ये सब बार बार आ रहे हैं, इसलिए आप कंजंक्शंस जो है पार्ट उसको जरूर देख लें। ठीक है, तो आपको बेटर होगा, क्लाउज को समझने में भी बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। माय एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। इसका अर्थ क्या है कि मेरा जो एल्डर सन, मेरा जो बड़ा लड़का है, वह स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करता है, स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करता है और अपना रोजी रोटी कमाता है, यही इसका अर्थ है। तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट का व्यापार करने के लिए डील्स विथ का प्रयोग हुआ है, जबकि क्या होता है, डील के साथ आप देखोगे तो दो प्रीपोजिशन लगता है, एक लगता है डील इन और दूसरा आता है डील विथ। तो डील इन होगा तब इसका क्या अर्थ होता है, व्यापार करना, व्यापार करना इसका अर्थ होता है, ठीक ना। और डील विथ होगा तो इसका अर्थ होता है व्यवहार करना, इसका व्यवहार करना होता है। तो यहाँ पर व्यापार करने के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, यहाँ विथ का प्रयोग गलत है, यहाँ पर होना चाहिए इनका प्रयोग होगा। ठीक है, ब्रेड एंड बटर, आप देखोगे यहाँ पर दिया है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का क्या अर्थ होता है, ब्रेड एंड बटर मीन्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आप देखोगे, ब्रेड एंड बटर, इसके भी तो आप देखोगे तो दो मीनिंग होते हैं। एक हो क्या होता है, एक होता है मेन सोर्स ऑफ इनकम, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा एक बेसिक नीड जिसको बोलते हैं बेसिक, अब जैसे बेसिक आप नीड आप कह सकते हो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट के अर्थ में ब्रेड एंड बटर का प्रयोग करते हैं। ब्रेड एंड बटर
का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में इस प्रकार से करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट के अर्थ में। जैसे एम्प्लॉयमेंट इज द ब्रेड एंड बटर इशू फॉर द गवर्नमेंट टू डील विथ। रोजगार एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसे गवर्नमेंट डील करे। तो इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है ए में। थैंक यू वेरी मच।